नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों का एक बार पुनः हमारे हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इनसे पहले हमने कक्षा 11 और 12 साहित्य और अनिवार्य से संबंधित जो गेय शैली में पद्य भाग की जो काव्य रचनाएं थी, अलग अलग कवियों द्वारा संग्रहित करी गई थी, वह सारी की सारी काव्य रचनाओं को, उनमें से हमने 5 मुख्यतः काव्य रचनाओं को पढ़ा, जिसमें से सरोज स्मृति हमारे माँ प्राण कालजयी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपनी पुत्री की याद में इसको पढ़ा। उसके बाद में कक्षा 11 अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक है आरोह, जिसमें संकलित है मीरा के पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित, उनको पढ़ा। और उनके बाद में घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जो तार सप्तक से जुड़े हुए कवि थे, उनकी कविता को गेय शैली में पढ़ा। और उनके बाद में दुष्यंत कुमार, जिन्होंने हिंदी और उर्दू को एक साथ जोड़ने का पिरोना का काम किया, उनकी जो गजल विधा है, प्रमुख गजलें हैं, उनको हमने गेय शैली में पढ़ा। और उनके बाद में बादल को गिरते देखा, 11वीं हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध बिहार दरभंगा में जन्मे नागार्जुन जी, उनकी कविता को हमने मुख्यतः पढ़ा। इसी प्रकार से हमने हमारे हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल पर गेय शैली में इन 5 कविताओं का रसास्वादन कर चुके हैं। और अब मैं आपके सामने कुछ काव्य शास्त्र से संबंधित तथ्य लेकर के आया हूं। काव्य शास्त्र से संबंधित, काव्य शास्त्र में किस प्रकार काव्य शास्त्र का निर्माण होता है, और 11 और 12 में लगने वाले अलंकार, शब्द शक्ति, रस, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, समग्र बिंदुओं का अलग अलग अध्ययन करेंगे और एक एक को निरंतर पढ़ते जाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले काव्य शास्त्र के बारे में, क्या है काव्य शास्त्र के बारे में जानते हैं। क्या है काव्य शास्त्र? काव्य शास्त्र की बात की जाए तो काव्य शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, काव्य और शास्त्र। अब काव्य को अलग प्रकार से समझेंगे और शास्त्र को अलग प्रकार से समझेंगे। काव्य क्या है और शास्त्र क्या है? काव्य शब्द है वह कवि के साथ में यह प्रत्यय लगने से बना है। कवि के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब प्रत्यय क्या होता है? यह हिंदी व्याकरण की बात है। ये काव्य शास्त्र जो कक्षा 11 और 12 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है काव्य शास्त्र, उस काव्य शास्त्र के कौन कौन से अंग है, कौन कौन से बिंदु है। जिस प्रकार हिंदी व्याकरण में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया, ये सब कुछ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब कुछ मतलब बिंदु है जो जुड़ते हैं। उसी प्रकार से काव्य शास्त्र में भी अलग अलग बिंदुओं को समाहित किया गया, अलग अलग तथ्यों को जोड़ा गया, जिसमें अलंकार है, शब्द शक्ति है, और उसके बाद में रस है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य दोष है। ये सब किन के तथ्य हैं? काव्य शास्त्र के तथ्य हैं। यदि बात की जाए तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा है वह प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार संज्ञा से सर्वनाम जुड़ा हुआ है, नए शब्दों के निर्माण की 4 इकाइयां हैं, उसी प्रकार से यदि बात की जाए तो ये काव्य शब्द है, जो काव्य शब्द हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण का जो एक प्रत्यय बिंदु है, उस प्रत्यय बिंदु से बना है। कवि के साथ में यह प्रत्यय लगने से काव्य शब्द का निर्माण हुआ। अब प्रत्यय में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 8 प्रत्यय ऐसे होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ने पर वे हमेशा मूल शब्द में परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं? जैसे कि कवि में यह प्रत्यय लगा तो मूल शब्द कवि था, कवि में यह प्रत्यय लगने से कौन से शब्द का निर्माण हुआ? काव्य शब्द, नए शब्द का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से आप मान लो एक शब्द के माध्यम से और समझ लो, जैसे कि इतिहास शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या होगा? इसमें होगा ई का हो जाएगा ऐतिहासिक, बाकी सेम का सेम रहेगा और हो जाएगा ऐतिहासिक। अब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो ई है वो इसमें जुड़ गया, के मतलब कहने का मतलब है वापस यथावत स्थान पे रह गया, और ई जो स्वर था वह से के ऊपर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हो गया स्वर के साथ में। अब देखिए इतिहास का ऐतिहासिक बन गया इक प्रत्यय लगने से। मेरे कहने का मतलब यह था, जो यह प्रत्यय है इक प्रत्यय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 8 प्रत्यय ऐसे होते हैं
जो किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ने पर, ये इतिहास मूल शब्द है और इनके पीछे जुड़ते ही मूल शब्द में ही परिवर्तन कर देते हैं। ये आप जब हिंदी व्याकरण का प्रत्यय मतलब जो बिंदु है वह पढ़ोगे तब इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं काव्य और शास्त्र की। जो काव्य में कवि में यह प्रत्यय जुड़ने से, अब कवि क्या होता है, कवि भी कहने का मतलब है को के साथ में ई स्वर जुड़ने से कवि का निर्माण हुआ, और ये जो को के साथ में ई स्वर जुड़ा है तो मेरे कहने का मतलब है इसमें ओ के साथ में ई स्वर जुड़ा है, तो मेरे कहने का मतलब है ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ, इनके साथ में यदि कोई भी अन्य स्वर आए तो वहां हमेशा कोई भी स्वर आना चाहिए, कोई भी स्वर आए तो वहां हमेशा कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। तो ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। मेरे कहने का मतलब है कवि है वो अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो कवि में भी स्वर संधि है और यह प्रत्यय जुड़ने से इस स्वर संधि से बना हुआ कवि शब्द है, इसमें यह प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बन गया, काव्य शब्द बन गया। काव्य के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपन लोग नहीं लेंगे, उसका कारण क्या है, काव्य 11वीं और 12वीं की हिंदी साहित्य और अनिवार्य पुस्तकों में समाहित नहीं है। काव्य शास्त्र समाहित नहीं है, लेकिन काव्य शास्त्र के सीधे सीधे अंग लगते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये सारी बातें उनमें समाहित होती है। अपन उन बातों को कोई चर्चा में लेंगे, इन बातों पर इतना ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको सीधी सीधी जानकारी दे देता हूं इनके बारे में। काव्य है, काव्य कवि अपनी कल्पना के माध्यम से किसी काव्य का निर्माण करता है, मतलब कविता का निर्माण करता है, और वह कविता ही काव्य कहलाती है। तो कवि अपनी कल्पना के माध्यम से किसी काव्य या किसी कविता का निर्माण करता है। अब कविता के निर्माण के लिए वह क्या करेगा, अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण और काव्य दोष को उसमें समाहित कर देगा। उसको सुंदर बनाने के लिए, उस कविता को अच्छी बनाने के लिए उन सभी को उसमें समाहित कर देगा, तो वह काव्य शास्त्र कहलाएगा। शास्त्र का मतलब होता है विधा, संस्करण, पुस्तक कह सकते हो आप। तो उन काव्य के निर्माण के लिए उन सब बिंदुओं को उस काव्य में समाहित करना वह काव्य शास्त्र कहलाता है। यहां तक बात खत्म नहीं होती है। जिस प्रकार से मान लो किसी पुरुष या महिला को सुंदर दिखाने के लिए, उसको सजाने के लिए अपन लोग उसके ऊपर अच्छे कपड़े, अच्छे गहने वगैरह पहनाते हैं, तो जिससे वह सुंदर दिखती है। उसी प्रकार से किसी कविता को सुंदर बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए उसमें अलंकार, रस है, छंद है, इनका प्रयोग करते हैं, जिससे कविता क्या बन जाती है, सुंदर बन जाती है। यही माध्यम है, बाकी दूसरा इनका कोई तरीका नहीं है। और मेरे कहने का मतलब ये है, जो काव्य शास्त्र है इसका निर्माण कब हुआ ये बात करें तो काव्य शास्त्र है वो वैदिक काल से ही चलता आया। कौन से काल से, वैदिक काल से। वैदिक काल है वह 1500 से 800 ईसा पूर्व से, मतलब वैदिक संस्कृत है उस समय से चला आ रहा है। वैदिक काल, वैदिक संस्कृत चलती थी, उस वैदिक संस्कृत के रूप में 1500 से 800 ईसा पूर्व से ही यह चलता आ रहा है, यदि बात की जाए तो। अब हकीकत बात यह है कि इसके प्रवर्तक के रूप में माना जाए तो काव्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में यदि सबसे पहले आचार्य हुए तो उन आचार्य का नाम था, प्रवर्तक के रूप में उन आचार्य का नाम था आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य शास्त्र का जिक्र किया था, काव्य शास्त्र का नामोल्लेखन किया था। आचार्य भरत मुनि जी हैं, वे कब हुए थे, आज से 2300 वर्ष पहले हुए थे। 2300 वर्ष पहले हो चुके हैं। अब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का क्या नाम है, इनका ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में इन्होंने सबसे पहले काव्य शास्त्र की जिक्र किया, काव्य शास्त्र की चर्चा की थी। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, आज से 2300 वर्ष पहले। यदि बात की जाए इनके अलावा और भी, यदि इनके नामकरण की बात की जाए काव्य शास्त्र के, तो अनेकों नाम मिलते हैं, अनेकों नाम मिलते हैं। इनका नाम मिल जाएगा काव्य क्रियाकलाप मिल जाएगा, अलंकार शास्त्र मिल जाएगा, काव्य शास्त्र मिल जाएगा, क्रियाकलाप मिल जाएगा। इनके बाद में अनेकों आचार्य हुए थे। आचार्य रुद्रट है, आचार्य उद्भट है, आचार्य भोजराज है, आचार्य दंडी है, आचार्य वामे है, आचार्य वामन है, अनेकों आचार्य हुए। लेकिन एक आचार्य का नाम आता है, एक आचार्य का जिक्र आता है, आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज की बात की जाए तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था काव्य कंठाभरणी। उसमें सबसे पहले काव्य शास्त्र को काव्य क्रियाकलाप कहा जाता है, उसी के आधार पर काव्य शास्त्र नाम मिला गया या काव्य शास्त्र नाम लिया गया। अब कहने का मतलब है सबसे पहले आचार्य भरत मुनि का जिक्र आता है। ये सारी बातें काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई है। ये तो काव्य शास्त्र की बात है, लेकिन काव्य शास्त्र के अंदर समाहित जो बिंदु है, अपने को कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, उन बिंदुओं की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि काव्य शास्त्र में समाहित जो बिंदु है, उनमें से यदि पहले बिंदु की बात करें तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अलंकार।
जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। आगे बात करें दूसरे नंबर पे तो आती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति और शब्द शक्ति के बाद में यदि तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आता है छंद, और छंद के बाद में यदि 4 नंबर पे बात की जाए तो वहां आता है रस, और रस के बाद में 5 नंबर की बात की जाए तो वहां आता है काव्य गुण और काव्य दोष। काव्य गुण और काव्य दोष। यदि मैं आपके सामने बात करूं काव्य गुण और काव्य दोष क्या होते हैं, तो काव्य गुण और काव्य दोष को मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं केवल और केवल काव्य गुण और काव्य दोष की एक थीम आपके सामने भूमिका रख रहा हूं, उसके बाद में इनको डिटेल से पढ़ेंगे। काव्य गुण और काव्य दोष ये होते हैं किसी कविता के निर्माण में उनकी अच्छाइयों को देखना, उनके प्रति उनके सुंदर वर्णन में किस प्रकार से अलंकार का प्रयोग किया गया या रस का प्रयोग किया गया, हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें उनका अर्थ समझ में आ रहा, अर्थ ग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा, वे उनके काव्य दोष हैं। और कोई शब्द ऐसा आ जाता है जिनका अर्थ हमें नहीं मिल रहा है या वे मतलब उसके विपरीत है काव्य के, तो वह हमेशा उसमें काव्य दोष होगा। अब ये तो काव्य गुण और काव्य दोष की एक भूमिका है। उसी प्रकार से रस है, किसी कविता को पढ़ते हैं हमें रस की अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है, इसमें कौन सा रस है, किस प्रकार से कवि कल्पना कर रहा है, हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वे सारे रस के माध्यम से समझेंगे। यदि छंद की बात की जाए तो छंद में भी मात्रिक और वार्णिक छंद होते हैं, उसमें मात्राओं की गणना होती है और उसमें किस प्रकार से मतलब कहने का मतलब किसी दोहे छंद में लिखा गया या चौपाई छंद में लिखा गया या सवेय छंद में लिखा गया, उलाला है, गीतिका है, हरि गीतिका है, ये सारे छंद जब पढ़ेंगे उनके बारे में समझेंगे। और उनके बाद आती है शब्द शक्ति। जिस प्रकार काव्य की रचना करते हैं तो काव्य की रचना में शब्दों में एक प्रकार की चमक होती है, शब्दों में शक्ति होती है, तो उनके शब्द के माध्यम से समझेंगे। ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, ये भी अपन लोग पढ़ेंगे। उनसे पहले आज जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा हमारे अलंकार। काव्य शास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद में अब हम जो मुख्य बिंदु है हमारा अलंकार उस पर पहुंचे। अब चर्चा करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है और अलंकार की हिंदी काव्य में किस प्रकार से अपनी भूमिका है, एक कविता के निर्माण के लिए अलंकार अपनी किस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये अलंकार क्या है और किस प्रकार से इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलंकार शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है अलम और इसके साथ में जो शब्द जुड़ा हुआ है वह है कार। अब अलम का अर्थ क्या होता है और कार का अर्थ क्या होता है, अलम क्या है और कार क्या है, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। अलम वैसे माने तो अलम एक प्रकार का उपसर्ग है, अलम एक प्रकार का उपसर्ग है, लेकिन यदि हमारे तौर तरीके से हिंदी भाषा के तहत माने, लेकिन अलम है वह हमारी हिंदी भाषा का उपसर्ग नहीं है। यदि हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा से इस अलंकार शब्द का जो निर्माण हुआ है, इनके यदि टुकड़े कर दें तो इनके टुकड़ों के अनुसार, वैसे अलम का मतलब होता है सजावट, अलम का मतलब होता है सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला, कार का मतलब होता है करने वाला, क्रिया के रूप में जुड़ा है। अब देखिए यदि मैं बात करूं अलम का मतलब होता है सजावट और कार का मतलब होता है करने वाला, ये जो अलम योग कार जो शब्द बना है वह किससे बना है, तो अलंकार जो मुख्यतः शब्द बना है इसके टुकड़े किए हमने तो किसके तहत किए हैं कि व्यंजन संधि के तहत किए। हमें कैसे पता चला कि ये व्यंजन संधि से हुए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, कहने का मतलब ये है मेरा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो व्यंजन संधि है वह शब्दों के निर्माण की 4 इकाइयां मानी जाती है, शब्दों के नए शब्दों के निर्माण की 4 इकाइयां मानी जाती हैं। जिन 4 इकाइयों में सबसे पहले आता है संधि, उसके बाद में आता है समास, उसके बाद में आता है उपसर्ग और उसके बाद में आता है प्रत्यय। इन 4 इकाइयों से नए शब्दों का निर्माण होता है। कोई भी नया शब्द बनाना हो तो उसका निर्माण हमेशा 4 इकाइयों से होता है, और एक संयोग होता है जो संयोग इकाइयों के रूप में नहीं जोड़ा जाता है, वह हमेशा कभी संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से शब्द नहीं टूटता है, वह सीधा संयोग से ही कोई दो मतलब वर्ण है आपस में आकर के जुड़ जाते हैं और संयोग से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन मुख्य रूप से जब शब्दों को भी अलग अलग, अब बात ये होती है कि नए शब्द के निर्माण के लिए 4 इकाइयां हैं, उन 4 इकाइयों के टुकड़े कर दोगे तो उन टुकड़ों के भी अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे अलम का अर्थ सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। अब सजावट करने वाला और अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी होता है सजावटी वस्तु, सजावटी वस्तु। यदि अलंकार का भी शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का भी शाब्दिक अर्थ होता है सजावटी वस्तु। यदि अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावटी वस्तु होता है, इनके टुकड़े करोगे तो सजावट करने वाला, जो सजावट करने वाला होगा वही सजावटी वस्तु से सजावट करेगा, तो इसके पूरे रूप का मतलब भावार्थ निकलता है, पूरे रूप का शाब्दिक अर्थ निकलता है सजावटी वस्तु। ये जो व्यंजन संधि से बना है, ये व्यंजन संधि से किस प्रकार से बना है, ये व्याकरण का बिंदु है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि अलंकार पढ़ रहे हैं तो अलंकार में हर
बात का महीन पहलू होता है जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अलम और कार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलम, ये जो मैं लिखा हुआ है, ये यदि संधि पढ़ोगे तो संधि में ये नियम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण मैं है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के है, आपस में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में करेंगे योग, आपस में करेंगे योग, करेंगे जोड़, करेंगे समझौता, करेंगे या मित्रता करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब इनमें क्या होगा, विकार होगा या बदलाव होगा या परिवर्तन होगा। और वही विकार, वही बदलाव, वही परिवर्तन हमेशा क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संधि का मतलब समझौता या जोड़ ही होता है, और इनके आपस में मतलब जोड़ करने पर जो बदलाव और परिवर्तन होता है वह संधि का निर्माण करते हैं। ये तो संधि की परिभाषा है। जोड़ करना केवल संधि नहीं होता है, इनमें जो परिवर्तन होगा तभी संधि बनेगी। अब मेरे जोड़ करने पर तो संयोग भी बन सकता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसमें व्यंजन संधि का एक नियम लगता है, वह नियम लगता है अनुस्वार का नियम। और अनुस्वार का नियम क्या कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर रहित में हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कैसे मैं तक, कैसे मैं तक किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, के वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है, पे वर्ग है, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो हमेशा जो स्वर रहित में है उस में का अनुस्वार कर दिया जाता है। ये देखिए, यहां अलम में मैं लिखा हुआ है और यहां के लिखा हुआ है। के का तो के आ गया, आ की मात्रा सेम टू सेम हो गई, वापस रे का रे हो गया, ए का ए है, ले का ले है, लेकिन ये जो मैं लिखा हुआ है इस मैं का हमने क्या कर लिया, अनुस्वार कर लिया। ये अनुस्वार क्या है, ये अयोगवा वर्ण है, अयोगवा वर्ण। जब आप पढ़ोगे, व्याकरण पढ़ोगे, तब अयोग वह वर्ण है। अयोगवा वर्ण आपको पता ही है, दो होते हैं, अंग और एह, अंग और एह। यदि इनको अलग अलग पढ़ा जाए, इन दोनों को साथ में पढ़ोगे तब तो अयोगवा में आएगा, लेकिन अलग अलग पढ़ा जाए तो ये तो है अनुस्वार और ये क्या है, विसर्ग। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अयोगवा वर्ण का एकमात्र जो बिंदु है, एकमात्र जो मतलब स्वर है वह है ए है। अयोगवा का मतलब होता है जो व्यंजन वर्णों के साथ में योग नहीं करते। ये व्याकरण की बातें, व्याकरण पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब मेरे कहने का मतलब है, जो अलंकार है वह व्यंजन संधि से मिलकर के बना है। अलंकार का अर्थ होता है सजावटी वस्तु। यहां तक बात हो गई। अब अलंकार का मतलब होता है सजावटी वस्तु। किस प्रकार से सजावटी वस्तु? सजावट करनी किसकी है? सजावट करनी है कविता की। किसी कविता का निर्माण करोगे, किसी कविता का निर्माण करोगे तो उस कविता में सजावट के लिए जिन शब्दों का मतलब शब्दों को रखोगे, उन शब्दों के निर्माण के लिए, हमेशा उस कविता के निर्माण के लिए जिन शब्दों को रखोगे उन शब्दों में ही अलंकार छुपा हुआ होगा। अब मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि अलंकार का एक पर्याय शब्द देखें, अलंकार का एक पर्याय शब्द देखें तो वह होता है आभूषण, वह होता है आभूषण। अब आभूषण की बात की जाए, आभूषण भी अलंकार का पर्याय शब्द होता है, लेकिन आभूषण कौन पहनते हैं? आभूषण पहनती है महिलाएं या पुरुष अपनी सजावट के लिए। वह भी अपनी सजावट के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है। उसी प्रकार से मान लो कविता, एक इधर मान लो लड़के की बात कर लें या लड़की की बात कर लें, इधर एक स्त्री महिला या लड़की है और इधर है कविता। यदि कविता का निर्माण करेंगे तब तो कविता के लिए किन का प्रयोग करेंगे? अलंकार के शब्दों का। अलंकार में जो जो शब्द है महत्वपूर्ण, उन शब्दों का प्रयोग करके अलंकार को सुंदर बनाने का काम करेंगे। अलंकार के माध्यम से इस कविता को सुंदर बनाने का काम करेंगे या कविता को सजाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से इस लड़की को सजाने के लिए, इस लड़की को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आभूषण का। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ रहा होगा, आप ये भी सोच रहे होंगे, तो फिर अलंकार ही क्यों कहा जाता है? इसको आभूषण भी कह सकते हैं, बात सत्य है, लेकिन पर्याय शब्द का प्रयोग वाक्य पर निर्भर करता है कि वाक्य में कहां किसका प्रयोग करना है। शब्द मतलब उनके अर्थ के आधार पर ही शब्द को रखा जाता है, न कि हर जगह किसी पर्याय शब्द को रख सकते हैं। जिस प्रकार कहने का मतलब ये है, कभी आपने गंगा का जल बोलते हो हमेशा, क्योंकि पवित्रता हमेशा जल में ही होती है, न कि पानी में होती है। बल्कि पानी का पर्यायवाची जल है और जल का पर्यायवाची पानी है, और चलता हुआ जो निरंतर चल रहा है उसे हमेशा नीर ही कहोगे। कभी नदी का पानी या नदी का जल नहीं कहा, नदी का नीर कहा जाता है। और जो अशुद्ध होता है, हमेशा कभी कोई मतलब गंदी जगह पे कुछ पड़ा हुआ कुछ भी होता है मतलब जो जल के रूप में, उसको आप हमेशा कहते हो ये पानी है। वह पानी ही होता है, न कि वह जल होता है। जल हमेशा शुद्ध होता है और जल का सूत्र भी विज्ञान विषय में दिया हुआ है H2O।
ओ। ये आप जब पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि कौन से पर्याय शब्द का कहां प्रयोग करना है। ये वाक्य पर निर्भर करता है, वाक्य जिस प्रकार से आप प्रयोग करोगे उसी हिसाब से इनको रखना होगा। तो अलंकार को आभूषण नहीं कह सकते, आभूषण को अलंकार नहीं कह सकते। पर यह बात जरूर है, कहने का मतलब है इनके समान ही आभूषण काम करता है। जिस प्रकार से अलंकार कविता में काम करता है उसी प्रकार से आभूषण भी, मतलब एक लड़की, पुरुष या महिला किसी के ऊपर भी यह काम करता है। ये भी सजावट का काम करता है, ये भी सजावट का काम करता है। अपने बात आती है अलंकार की। आप कभी कविताओं में देखते हो कि अलंकार को आभूषण भी कहा जाता है, या आभूषण का काम करता है, इस प्रकार से ये है वो है। बात सत्य है, सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आभूषण की जगह किस प्रकार से काम करते हैं, आभूषण कहां काम करते हैं और अलंकार कहां काम करते हैं, यह थीम अपने को समझनी है। मेरा उद्देश्य कोई परिभाषा लिखाना या ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल आपको इन चीजों को आपके सामने ला करके रखूंगा, इन तथ्यों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ करके देख सकते हो। अब मेरे कहने का मतलब यह है, जो अलंकार है, इन अलंकार का प्रयोग कविता में किस प्रकार से किया जाता है। यदि अलंकार का प्रयोग कविता में करोगे तो मेरे कहने का मतलब है, अलंकार के भी 3 भाग होते हैं। तीनों भागों में से कौन सा भाग, कविता को किस रूप में देखना चाहते हो, कविता को किस रूप में ले जाना चाहते हो, कविता किस प्रकार की है, उस हिसाब से अलंकार का प्रयोग होगा। अब अलंकार के 3 भाग हैं। यदि तीनों भागों की बात करें तो 1 नंबर पे आता है, वे आता है शब्द अलंकार। 1 नंबर पे आता है, वे आता है शब्द अलंकार। यदि दूसरे अलंकार के दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है, वह है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। यदि तीसरे अलंकार की बात करें तो तीसरा अलंकार है, वह है उभय अलंकार। उभय अलंकार। उभय अलंकार। अब मैं आपको कहूं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार ये क्या है, तो हमारी हिंदी भाषा की साहित्य और अनिवार्य है। यदि कक्षा 11 और 12 की बात करें तो इनमें 2 अलंकारों को ही शामिल किया गया, 2 अलंकारों को ही जोड़ा गया है, उभय अलंकार को नहीं जोड़ा गया। उभय अलंकार का मतलब क्या होता है, क्या है, मैं आपको यह भी समझा दूंगा, लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं है। अभी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में समझना है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार किसे कहा जाता है। किसी कविता को आप रचना करोगे, किसी कविता में आप पढ़ोगे, उसका रसास्वादन करोगे, तो रसास्वादन में आप किसको पढ़ोगे, कविता में लिखे हुए शब्दों को पढ़ोगे। यदि शब्दों के माध्यम से उस कविता में आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, उसके रसास्वादन में ही आपको आनंद मिल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है उसके शब्दों में ही क्या है, चमक है। और उसके जिन शब्दों में चमक होती है वह हमेशा कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है। कहने का मतलब है जिनके शब्दों में चमक, शब्दों में चमक हो वह कौन सा अलंकार होता है, शब्दों में जिनके चमक हो वह शब्द अलंकार होता है। और कविता को पढ़ने के बाद में, कविता आपने लिख ली, उसका रसास्वादन कर लिया, कविता को पढ़ा नहीं जाता, कविता का रसास्वादन किया जाता है। कविता को रसास्वादन आपने कर लिया, यही शैली में कर लिया, कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। उसके बाद में यदि कविता का आप अर्थ ग्रहण कर रहे हो तब आपके भाव उस कविता के अनुसार जा रहे हैं। कहने का मतलब है अर्थ ग्रहण करते समय आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, न कि पढ़ते समय भी हुई, लेकिन जब अर्थ ग्रहण कर रहे हो तब उससे अत्यधिक आप उत्तेजित हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय आपको कौन सा अलंकार मिलेगा, अर्थ अलंकार मिलेगा। उनके अर्थ के अंदर चमक होगी। इसमें शब्दों में चमक होती है, इसमें किसमें चमक होती है, अर्थ में चमक होती है, अर्थ में चमक। अब मेरे कहने का मतलब यहां तक आप समझ गए होंगे कि जिनके शब्दों में चमक हो वह शब्द अलंकार होता है, और जिनके अर्थ में चमक हो वह अर्थ अलंकार होता है। कविता आपके सामने लिखी हुई है और उस कविता को आप पढ़ रहे हो, कविता को पढ़ते ही आपके शब्दों में चमक आपको नजर आ रही है, उनके शब्दों से ही आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कविता को पढ़ते ही, तो वहां हमेशा शब्द अलंकार, बिल्कुल उनके शब्द हमें आसानी से समझ में आ रहे हैं, और समझ में आते ही हमें मतलब एक अलग ही विचित्र भाव हमारे सामने आकर उभर करके आ रहा है, तो वहां हमेशा शब्द अलंकार है। और जब अर्थ को ग्रहण करोगे तब अर्थ में चमक होगी, वहां अर्थ अलंकार होगा। अब उभय अलंकार क्या होता है, जिनके शब्दों में भी चमक होती है और अर्थ में भी चमक होती है, वहां हमेशा उभय अलंकार होता है। कहने का मतलब है शब्द भी होंगे और अर्थ भी होंगे, दोनों को पढ़ने पर हमें आनंद की अनुभूति होगी, वहां हमेशा उभय अलंकार होगा। जैसे शंकर है, संष्टि है, ये इस प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन उभय अलंकार हमारे मतलब पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया है। तो उभय अलंकार को छोड़ते हुए शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह सबसे पहले हम शब्द अलंकार को लेंगे, और शब्द अलंकार के जितने भी रूप हैं, जितने भी भेद हैं, सारे 8 भेद हैं, उन सब के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है,
वीपसा अलंकार है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से सभी अलंकारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। राम राम।